हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन बी को लेकर। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन बी में इस वीडियो में पूरा बता दूंगा आप लोगों को। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को एक एक चीज़ में बारीकी से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरी कंप्लीट आपका सेक्शन बी है दोस्तों में। और इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2000 लाइक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, इस पर आप लोग वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने मित्र से। ठीक है, जगह जगह से लोगों को आप हमारे यहाँ चैनल पे ऐड कीजिए। आप जो भी कहोगे उस चीज़ में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इसीलिए मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने बना दिया है कल, और मैंने टेलीग्राम आईडी भी बना दिया। इसलिए मैंने बना दिया क्योंकि 2 महीने पेपर बचा है और 2 महीने में मैंने कुछ नोट्स अपने हाथों से जो बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स लिखा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग उससे अच्छा मार्क्स ला पाएँ। तो देखिए, इंस्टाग्राम का मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ और टेलीग्राम का भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। वहाँ से आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और शाम तक आपको बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, दोनों पे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों इसे फॉलो भी करेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सेक्शन बी का एक भी पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारा पॉइंट डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद मैं सेक्शन बी का वीडियोस अगर आप लोग कहेंगे तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर क्या बनाना फ़ायदा, क्योंकि मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा इसी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए, आप ये इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में मैं सेक्शन बी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10वां, वो है कि डू एज इंडिकेटेड एजेंट इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और 10वें में देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फ्रेम और करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड। तो चलिए अब हम लोग पहले पढ़ेंगे रीऑर्डिंग द सेंटेंस। ठीक है, रीऑर्डिंग सेंटेंस को कैसे सजाते हैं वो हम देखेंगे, जो आपको 2 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां, फ्रॉम अ करेक्ट सेंटेंस रीऑर्डिंग द वर्ड्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक एक चीज़ आपको कंप्लीट होगा। देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट उसे बोलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10वां था कि सेंटेंस को आप सजा के लिखिए। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो 2 मार्क्स का पूछता है। देखिए इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट है, जो वो आपको पॉइंट अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल्स। तो देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट किसे कहते हैं, तो शब्दों का सुव्यवस्थित समूह जो एक अर्थपूर्ण भाव को व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट दोस्तों उसे कहते हैं कि देखिए शब्दों को एक सीटिंग अरेंजमेंट में सजाऊं और सजाने के बाद उस सेंटेंस का कोई एक अर्थपूर्ण अर्थ निकले, उसका अर्थपूर्ण एक भाव व्यक्त करे। ठीक है, उसका एक मीनिंग निकले, उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सेंटेंस उल्टा सीधा दिया रहेगा, उसको मुझे एक क्रम में लिखना पड़ेगा कि ताकि उस क्रम में लिखूं, उसका कोई हिंदी एक मीनिंग निकले, वो भी अर्थपूर्ण निकले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि लिप्स दिल्ली इन ही, देखिए तो चलिए आप हमें बताइए कि क्या करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, कि लिप्स दिल्ली इन ही, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों ये करेक्ट सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार आपको देगा, इसे करेक्ट बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट बनाने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, पहले ही, तो वो भी ही आपका पहले कैपिटल लेटर में रहेगा। तो ही लिव्स इन दिल्ली, इस तरह बनाएंगे कि वो दिल्ली में रहता है, फुल स्टॉप। ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस देखा, आपको करेक्ट पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक रूल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, फिलहाल आप समझिए कि किसे सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि सेंटेंस अरेंजमेंट किसे कहते हैं। आपको देखिए इस तरह देगा सेंटेंस को, इस रिकॉर्डिंग आप सेंटेंस में सेंटेंस अरेंजमेंट करके सजा के लिखना पड़ेगा, उसका अर्थपूर्ण भाव निकले। कह रहा है कि लिव्स दिल्ली इन, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, रहता है दिल्ली में वह, नहीं ना। अब इसे लिखेंगे ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, तो इसका अर्थपूर्ण भाव निकल रहा है, मतलब ये मुझे इस ढंग से लिखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ रूल्स हैं, उस पहले रूल्स को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों देखिए, तो ये सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस करने में सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, आपको 2 भागों में ज़्यादा ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट उसे कहते हैं कि जो उस सेंटेंस में काम करे। ठीक है, जो उस सेंटेंस में उसकी जो मेन भूमिका जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसके बारे में वो करे, वो कौन सा काम कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए उस क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैं कहूँगा, अगर यहाँ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ
कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो ये बताइए घर कौन जाता है? राम जाता है। मतलब इस सेंटेंस में मेन भूमिका किसकी है? राम की है। ठीक है, राम घर जाता है। लेकिन अब प्रेडिकेट क्या होगा? कहाँ जाता है? तो घर जाता है। तो ये घर जाना क्या कहलाएगा? आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट में आपका वर्ब भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्रेडिकेट बनाते हैं। मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीज़ें आती हैं सब प्रेडिकेट में आती हैं। तो पहला आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है, दूसरा प्रेडिकेट रखना है। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेंटेंस के भाग इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस सेंटेंस को करने के लिए आपको आना चाहिए सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार अब हम जानेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे सेंटेंस के प्रकार। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? 2 नंबर का है, वैसे मत सोचिए 2 नंबर कम है। 2 नंबर के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? नहीं तो एक प्रश्न का हिला हवाली नहीं हो पाएगा, बताते रहो, एक प्रश्न हवा ही नहीं लगेगा। तो सेंटेंस के प्रकार जिस प्रकार बता रहा हूँ उस प्रकार ही समझेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? 4। एक अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा पूछेगा इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसी 5 प्रकार के वाक्य को आपको देगा, और जब तक आप इसका रूल और जब तक इसकी पहचान नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य जिनमें न नहीं का प्रयोग हो और नहीं प्रश्न पूछा गया हो, उनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और नहीं प्रश्न पूछा गया होता है, ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और रूल आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इस सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को इधर उधर किया रहेगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तभी जाके वो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। एग्जाम्पल में सबका एक एक दो दो ले लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप समझिए कि सेंटेंस के प्रकार, तब तक सेंटेंस के प्रकार नहीं जानते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चनों को। दूसरा आएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं ये समझिए। तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। नकारात्मक वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है परंतु कोई प्रश्न नहीं पूछा गया होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अगर नकारात्मक वाक्य का देगा सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तब जाके यह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप जान गए ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल किस प्रकार आएगा, तो किस रूल पे हमको बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, तो ये भी जान गए। निगेटिव सेंटेंस का अगर आएगा तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, इस प्रकार आपको बनाना है। और निगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है भी आप जान गए। तीसरा आपको पूछेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पूछ सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? तो देखिए ऐसे प्रश्न जिनमें नहीं का प्रयोग न हो पर कोई प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं का प्रयोग न हो पर प्रश्न पूछा गया हो, वैसे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य अगर आ जाए आपको बनाने के लिए तो कैसे? ठीक है, तो देखिए आप अगर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो आप सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। अगर WH वर्ड नहीं रहेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, तब जाके आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जान गए होंगे कि किसे कहते हैं। अगर इस पर आएगा तो कौन सा रूल पर इस्तेमाल करना है, तो इस रूल पर इस्तेमाल करना है। इसके बाद लास्ट आपका आएगा, चौथा आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं? कैसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हो, उसमें आज्ञा आपको देगा या तो आदेश देगा या तो प्रार्थना व्यक्त करेगा, तो वैसे वाक्य आज्ञा सूचक कहलाते हैं। अगर आज्ञा सूचक वाले अगर इंपरेटिव सेंटेंस देगा तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? तो डू या डोंट या प्लीज का प्रयोग किया रहेगा, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। जब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा इन लोगों को तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या तो इस प्रकार पूछेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं जैसे दुख, सुख, हैरानी, डर आदि अभिव्यक्त हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विस्मयवादी बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाने के लिए आएगा तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लेते हैं, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन लगा देते हैं। ठीक है, जो भी वाक्य में दिया रहेगा, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा देते हैं, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसी 5 प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है आपका, और ये अगर जानते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसी 5 प्रकार से आपको पूछेगा और ये चीज़ अगर आप जानते रहेंगे तभी उसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो बात है स्पष्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगर इतना आप जान गए तब हम लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस कैटेगरी के, वो क्वेश्चन में करने वाले हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन करना होता है। तो आपको आएगा कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन मैं अभी दिखाया हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपको देगा कि इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द। तो ये बताइए कि रिवर्डिंग सेंटेंस इसको सही क्रम में हमको लिखना है, ठीक है, रिवर्डिंग करके, ठीक है। सेंटेंस को अरेंजमेंट करके हमको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है, वी। तो देखिए वी सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, वी। वी के बाद दोस्तों क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्ले, फुटबॉल खेलने का कार्य कर रहा है तो प्ले, तो वी प्ले, ठीक है। वी प्ले क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। कब, तो इन द मॉर्निंग, शाम में। तो लिखेंगे हम लोग लास्ट में इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए जब तक रूल आपको मालूम नहीं आएगा तब तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ तो लिखवाया था सेंटेंस इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये लिखाया था ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब लिखा है मैंने, तो ऑब्जेक्ट लिखा था कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इस प्रकार वी प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, हम फुटबॉल खेलते हैं शाम में, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो इस प्रकार आपको रिवर्डिंग करके लिखना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर रिमेनिंग वर्ड, ठीक है, ऐसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, जो सेंटेंस में कार्य करता है। तो कार्य क्या कर रहा है, जंप करने का कार्य बिल्ली ही करेगी। तो द कैट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे द कैट, ठीक है। द कैट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। फिर वर्ब क्या कर रही है, कार्य क्या कर रही है, तो जंप कर रही है, ठीक है। तो हम लोग फिर लिखेंगे जंप्ड, ठीक है। तो जंप्ड लिखेंगे। अब कहाँ किसके ऊपर, तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो अपॉन द टेबल, तो हम लोग लिखेंगे अपन मतलब ऊपर, और किसके ऊपर, तो द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली जंप कर दी है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक अर्थपूर्ण सेंटेंस निकल गया कि नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो देखिए कितना सिंपल है। इसी प्रकार में कह रहा था कि पहले वो चीज़ नहीं जाएंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। देखिए अब ये आ गया आपका राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क इन द फील्ड सो, ठीक है। राहुल डिड नॉट हार्ड वर्क ही फेल्ड सो। तो देखिए इसे किस प्रकार लिखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राहुल है, तो राहुल हम लोग उतार देंगे, ठीक है। राहुल, राहुल के बाद फिर वर्ब आएगा। तो इसमें वर्ब क्या आपका दिया है, डिड, डिड हमारा वर्ब होता है। तो राहुल डिड, वर्ब के बाद क्या होता है, निगेटिव में नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, ठीक है। नॉट के बाद देखिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखाएंगे वर्क। कैसा वर्क, तो हार्ड वर्क कर रहा है, तो वर्क हार्ड। तो फिर इसके लिए देखिए यहाँ पे सो फिर लगाएंगे सो, फिर क्या हो जाता है, ही फेल्ड। तो लिखेंगे हम लोग ही फेल्ड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये मालूम चल गया। तो दोस्तों इस प्रकार लिखेंगे तो एक अर्थपूर्ण भी अर्थ निकल जाएगा। जैसे राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, राहुल कठिन परिश्रम नहीं करता है, कठिन कार्य नहीं करता है, सो इसलिए वो क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अर्थपूर्ण भी वाक्य निकल गया। देखिए अब नेक्स्ट है कि रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस। तो इसे किस प्रकार बनाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, रेगुलर, ऐसा लिखेंगे कि इसका अर्थपूर्ण निकले, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर के बाद आपको क्या लिखना है, एक्सरसाइज, फिर इसके बाद आपको लिख देना है कीप्स कीप्स रखता है अस हमें फिट, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार बनेगा कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट, रेगुलर एक्सरसाइज हमें रखता है क्या, फिट रखता है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज हमें फिट रखता है। इस प्रकार देखिए अर्थपूर्ण भी निकल गया। तो इसी प्रकार आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। चलिए क्वेश्चन और आ गया, इसे हम लोग हल करके देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इसका सेंटेंस अरेंजमेंट करके देख लेते हैं। कह रहा है कि वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ, ठीक है। तो ये बताइए सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है कि नहीं, 100% लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे किस प्रकार हम लोग सही करेंगे। तो पहले देखिए वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ, मॉर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग सुबह, इसके हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। मॉर्निंग के बाद क्या करने जाते हैं, टहलने, वॉक, वर्ब आ गया आपका टहलना, ठीक है। तो वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या रखता है टहलने पे, गुड फॉर
हेल्थ लिखना है आप लोगों को, फॉर हेल्थ। इसका मतलब गुड मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग में टहलना एक अच्छा होता है हमारे किसके लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मॉर्निंग में टहलना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, इस प्रकार आपको बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस 5 सेंटेंस से आपको मालूम ये तो चल गया होगा कि किस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, इतना ज्ञान आपको रहेगा तब 2 नंबर आप जुटा पाएंगे, ठीक है। तो अब जाकर आपको 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न उत्तर 10वां का पहला आपका क्लियर होता हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे 10वां का दूसरा, ठीक है। 10वां का दूसरा में देखिए यहाँ पे पूछेगा आपसे क्या कि चेंज इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए 10वां दूसरा में आपसे ये पूछेगा कि चेंज इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतना जानते रहेंगे तब जाके 2 नंबर आपको मिलेगा। अब इसीलिए चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के बारे में भी, इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स मालूम होगा तब जाके 2 नंबर क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की स्पीच की ओर। कुछ रूल्स रेगुलेशन इसका प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको 2 नंबर क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए आपको अपने बुक पे ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है। इसलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान देखते हुए, जानते हैं कि मैं लिख पाऊंगा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके बुक पे ही समझा दे रहा हूँ। अब बाकी क्वेश्चंस में करा दूंगा लिख के। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल देखिए। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को 2 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कर रहा है तो उसको 2 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, एक डायरेक्ट स्पीच से और एक इनडायरेक्ट स्पीच से, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन से, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं नीचे कुछ एग्जांपल दिया कर रहा है कि ही सेड, वह कहा, समबॉडी हैज हेल्प मी, ठीक है। देखिए इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि ही सेड दैट समबॉडी हैड हेल्प मी, ठीक है। और मैं कह दूं कि वह कहा कि कोई मेरी सहायता करे, ठीक है, कोई मेरी सहायता करे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड, वह कहा कि समबॉडी हेल्प मी, मेरी कोई सहायता करे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को 2 प्रकार से कहा जा सकता है, ठीक है। एक तो जो कह रहा हो व्यक्ति उस प्रकार से, या तो एक प्रकार अपने ढंग से बनाकर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट हो चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि देखिए दोनों वाक्य अलग अलग स्ट्रक्चर में लिखे गए हैं। पहला वाक्य डायरेक्ट नरेशन में है जबकि दूसरा वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में है, ठीक है। इसमें उसका बात हो रहा है एग्जांपल का। वाक्य में यदि वक्ता के शब्दों को बिना परिवर्तन कहा गया हो तो डायरेक्ट नरेशन में होता है, परंतु यदि वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में रूपांतरित किया गया हो तो वह इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कामा से पूर्व का भाग रिपोर्टिंग वर्ब तथा कामा वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, समझ रहे हैं। कामा ये वाला आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। कामा के अंदर जो वाक्य है समबॉडी हैज हेल्प मी, ये आपका क्या कहलाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आपको। कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के जो अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कुछ मुख्य निम्नलिखित बातें हैं। वो ये बात देखिए, इस पे ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट निर्भर करेगा। देखिए कामा को हटाकर कनेक्टर से दोनों स्पीच को जोड़ना, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये चारों चीज़ें चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नोट है, नोट को ध्यान से पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन एवं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा किया जाएगा, परंतु यदि चेंज ऑफ टेंस की बात आए तो यह तभी संभव होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, तभी वो चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है। सारी चीज़ें तब मैं हल करूँगा तो आपको मालूम चल जाएगा। फिलहाल जो मैं नोट करा रहा हूँ उसको नोट कीजिए। चलिए ये पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, ठीक है। ये नोट करके याद कर लीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना, ठीक है। तो वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए आगे दी जा रही तालिकाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह तालिका आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर्सन दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे अगर यह आई है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाके मी बन जाएगा, ठीक है। अगर सब यू रहेगा तो यह यू में ही रहेगा। ही सी इट रहेगा तो ही किस में बदल जाएगा, हिम में, और सी किस में, हर में, और इट किस में चेंज होगा, इट में ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार वी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है, ठीक है, अगर यह ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो अस हो जाएगा। वी रहेगा तो यू, दे किस में, दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसे चेंज करना, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा टेबल हम देखते हैं। करा चेंज ऑफ टेंस, चेंज देखिए डायरेक्ट नरेशन में अगर टेंस आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस रहेगा तो उसे इनडायरेक्ट बनाने समय आपका डिड का प्रयोग हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अगर डायरेक्ट नरेशन में इज एम आर का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और डायरेक्ट में अगर हैज या हैव है तो इनडायरेक्ट में हैड का प्रयोग कर देंगे। अगर डायरेक्ट में आपका डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो
उसे इनडायरेक्ट बनाने समय हैड या वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन में वाज या वर है तो इनडायरेक्ट में उसे हैड बीन कर देंगे, ठीक है। और देखिए डायरेक्ट नरेशन में वाज या वर्ब का फर्स्ट में प्लस आईएनजी है तो उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हैड बीन या वर्ब का फर्स्ट में प्लस आईएनजी में चेंज कर देंगे, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर होता होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक और है, इसे देख लीजिए, ठीक है। तीसरा कहता है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज होता है। अगर डायरेक्ट नरेशन में अगर नाउ है तो नाउ किस में, देन में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट टुडे में चेंज हो जाएगा, टुडे टू नाइट दैट नाइट में, दस सो में, एगो बिफोर या अर्लियर में, ठीक है। एस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में, कैन किस में, कुड में, मे किस में, माइट में, सेल किस में, शुड में, विल किस में, वुड में, टुमारो किस में, द नेक्स्ट डे में, और लास्ट वीक द प्रीवियस वीक्स में, हैंस किस में, देंस में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक कुछ पॉइंट हिला नहीं पाएंगे तब तक ये नहीं याद होगा। तो भाई आपको 2 नंबर चाहिए तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको सेक्शन बी करा रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। तो अगर ये चीज़ नहीं आ रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ना नाउ देगा तो नाउ को क्या लिखेंगे, देन लिखना पड़ेगा, दिस का दैट, तो ये चीज़ याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे। इसके बाद भी आपका ये रूल आपको याद होना चाहिए, जितना ये रूल है। मैं एक रूल आपको बताता हूँ, एक एक रूल पढ़ के, कि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच लगे कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच जो कामा लगा था उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं, जो वाक्य के अंदर हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर असर्टिव, अफर्मेटिव, निगेटिव हो तो कामा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्पीच को जोड़ते हैं। कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य अफर्मेटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा तो उसको कामा को हटाने की किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए, रवि सेड टू मी महेश इज अ डॉक्टर, महेश एक डॉक्टर, महेश इज टीचर, सॉरी कह रहा रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा कि महेश इज अ टीचर, महेश एक क्या है, टीचर है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि महेश क्या है, एक अध्यापक है, तो इसलिए इसे तब सेड किस में, टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो रवि सेड टू किस में, टोल्ड मी। देखिए ये अफर्मेटिव है तो इसलिए कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग, दैट का। और देखिए महेश इज अ टीचर, यह किस में है, यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो महेश वाज अ टीचर चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा रूल क्या है उसे देखिए। दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो कामा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया आप लोगों को कि अफर्मेटिव रहेगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, ये इंट्रोगेटिव में अगर चेंज हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव रहेगा तो कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे में ही सेड मीना, वह मीना से कहा कि डू यू बिलीव इन घोस्ट, ठीक है, तुम घोंसले तुम विश्वास करती हो घोस्ट में, ठीक है, तुम घोस्ट में विश्वास करती हो। तो देखिए डू यू, क्या तुम घोस्ट में विश्वास करती हो, तो देखिए यहाँ पे डू तो आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव हटाने के लिए किसका, देखिए इफ का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ही सेड टू मी, तो सेड टू मी आस्क में चेंज हो गया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार चेंज होता है, बाकी बस समझिए। इंट्रोगेटिव आएगा तो किस में, इफ का प्रयोग लगेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतना पॉइंट। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का नहीं बल्कि उस प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग करते हैं, उस शब्द को लोअर केस में लिखा जाता है। इसका कहने का मतलब कि अगर WH से स्टार्ट होता है तो वो देखिए वो इंट्रोगेटिव था, ये WH वाला वर्ड है, और WH से स्टार्ट होगा तो वही WH वर्ड उतार देते हैं। देखिए ही सेड वाई आर यू सो लेट टुडे, तो ही आस्क्ड, देखिए वाई है तो वाई भी उतार मैंने दिया। अगर ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव से तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुआ है WH वर्ड तो WH को WH वर्ड ही उतार देते हैं, ठीक है। तो ये सब रूल याद होना चाहिए सब, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो तो कामा को हटाकर वाक्य को टू से जोड़ते हैं तथा डू नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य को नॉट टू नेवर टू से जोड़ते हैं, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किस में हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो कामा को हटाने किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डू नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य को क्या, नॉट टू नेवर टू से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है कि द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप ऑन योर बेंच, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस है कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। कह रहा है कि बेंच पे तुम क्या हो, खड़े हो बेंच के ऊपर। तो ये आप एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य, इसलिए यहाँ देखिए कामा को हटाने के किसका प्रयोग किया गया, टू का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को हटाने के लिए किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग। इसी तरह एक एग्जांपल और मैं बता दूं, देखिए द सेंट सेड टू मी डू नॉट सीट दिस बैड बॉय। तो देखिए अभी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग, टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको सभी याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट और बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो कॉमा को हटाकर दैट को जोड़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू होगा तो किसका, कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग। जैसे ही सेड लेट अस थिंक्स अबाउट इट, देखिए लेट से स्टार्ट हो गया तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक एक पॉइंट। अगर ऑप्टेटिव रहेगा तो कॉमा हटाने के लिए किसका, दैट जोड़ते हैं। ऑप्टेटिव भी रहेगा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस इसलिए दैट का प्रयोग हुआ है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, आज्ञा सूचक वाक्य हो तो कॉमा को हटाकर किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हुर्रा हुआ, तो हुर्रा के लिए देखिए किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है इसको हटाने के लिए, कॉमा को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए क्या बात आता है यहाँ पे, अब आएगा आपका कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करने के नियम। तो देखिए यहाँ पे दिया है रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, वी और अस, माइन, आवर्स आदि रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जैसे में देखिए दिया है हरी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो हरी टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका हरी है तो हरी का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आपका पर्सन भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी आपको एक बार अच्छे से पढ़ के याद करना है, तभी जाके आप कर पाएंगे एग्जाम में। दूसरा कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर होते हैं। योर अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आते हैं तो पर्सन, नंबर के जेंडर के अनुसार चेंज होते हैं। अगर ये आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। अगर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, तो देखिए ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए ही जैसे दिया यू सेड टू मी यू आर नॉट वेल टुडे, देखिए यू आ गया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें मी है तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ है, तो ये बात है, इस प्रकार चेंज करते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। तीसरा कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स में कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर वही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएगा तो उसमें नो चेंज करते हैं। जैसे आई सेड टू हिम सी इज माई फ्रेंड, देखिए सी आ गया और सी मेरा क्या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसलिए देखिए कोई चेंज नहीं, सी का सी ही रह गया है। अगर ये फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, सेकेंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार। चलिए अब देखिए यह नोट में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने के लिए नीचे दिए एग्जांपल को ध्यानपूर्वक समझिए। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हो तो किस प्रकार चेंजेंगे, देखिए कह रहा है कि आई सेड यू में गो नाउ, तो देखिए यह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो इसलिए क्या दिया है यहाँ पे, देखिए आई सेड दैट, देखिए फिर किसके अनुसार चेंज होने लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए लिखा है ही माइट गो देयर। ठीक है, गो देन, देखिए एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। देखिए यू लिखा है तो यू का किस में चेंज कर दिया है, आई में। ठीक है, इसी तरह देखिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट आ गया तो व्हाट को किस में चेंज किया, तो व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड को डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर यह अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तब किस में चेंज होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप चाहे तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से चेंज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस अगर यह आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा तो आपका ही प्रयोग कर सकते हैं, और फेमिनाइन जेंडर होगा तो आप सी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा। देखिए नेक्स्ट नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लिया जाए, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिस्ट वर्ब के अनुसार प्रोनाउन मान लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपका इंपरेटिव सेंटेंस की भी आता है। इंपरेटिव सेंटेंस का किस प्रकार बनाया जाता है, तो लिखा है यहाँ पे कि द टीचर सेड टू द बॉयज कम हियर एंड सिट डाउन। तो यहाँ पे द टीचर से देखो इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे ऑर्डर लग जाता है, तो ऑर्डर द बॉय टू गो देयर एंड सिट डाउन, इस प्रकार बनेंगे इसका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे और है, यहाँ पे लेट्स वाले प्रयोग है, ये आपका अभी नियम चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस अभी होंगे। ठीक है, तो ये आपका नियम चल रहा है कर लेट्स वाले का प्रयोग। तो यहाँ पे आप वीडियो को पूछ करके आप लेट्स वाला का प्रयोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं।
अब देखिए चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, देखिए 2020 में जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसका हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों यह है एग्जाम्पल के तौर पे, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है पहला कि डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी। तो देखिए इसे किस प्रकार बनाएंगे, तो देखिए लिखा है डिड यू लॉक द फ्रंट टुडे, माई मदर आस्क्ड मी। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, मदर आस्क्ड मी, और देखिए इफ़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ़ का प्रयोग क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इसलिए इफ़ लगा दिए। फिर देखिए लिखा है क्या, यू आ गया। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद देखिए डिड है तो किसमें चेंज होगा, हैड में। लॉक है तो लॉक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट आपका प्रेजेंट में थे पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो लॉक का क्या हो जाएगा, लॉक्ड द फ्रंट डोर। तो इस प्रकार दोस्तों आपको चेंज करने के लिए आएगा। तब तक आप टेंस भी नहीं जानेंगे तब तक ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप घर पे टेंस और इसके रूल और इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तब जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं 2 टॉपिक को लिया हूँ। ठीक है, एट सिटिंग सेंटेंस अरेंजमेंट को, एट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। परिश्रम करेंगे तभी नंबर आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बढ़िया पोर्शन है, सबको पढ़ेंगे अच्छे ढंग से तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।